हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। अब हम लोग तीसरी कैटेगरी देखते हैं बैंक्स की, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की। 5 कैटेगरीज होती हैं, 2 हम देख चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ए कैटेगरी देख लिया, नेशनलाइज बैंक्स को देख लिया। अब बात करते हैं इंडियन प्राइवेट बैंक्स की। प्राइवेट बैंक्स, मालिकाना हक किसके पास? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास, ठीक है, मालिक कोई है। यानी कि इस प्रकार के बैंक को आपके और मेरे जैसे लोग खोल सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही हम लोग, ठीक है। द बैंक हुज मेजर शेयर ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय प्राइवेट स्टॉक होल्डर, इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक 2 प्रकार के होते हैं भारत के अंदर। एक होते हैं ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ये वो बैंक्स हैं जिनका नेशनलाइजेशन 1969 में जब बाकी बैंकों का हो रहा था ना, ये बच गए थे। देख रहे हो, देवर नॉट नेशनलाइज्ड, ठीक है। 1969 में भी नेशनलाइज नहीं हुए, और दूसरा नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1980 में। याद है, 6 और बैंक को जिनका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज मिनिमम 200 करोड़ थी, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। 20 हो गई थी संख्या, तब भी ये बच गए थे क्योंकि इनका स्मॉल साइज था और दे हैड रीजनल फोकस होंगे, मतलब लिमिटेड ऑपरेशन था उनका, ठीक है। स्मॉल साइज था मतलब कितना? उनका डिटेल कितने से कम था 1980 में? 200 करोड़ से। और 1969 में कितना कम था? 50 करोड़ से कम था। शाबाश, ठीक है। उसके बाद ये हो गई पहली कैटेगरी। प्राइवेट सेक्टर बैंक 2 टाइप के होते हैं, ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक, न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। ये वो बैंक्स हैं जब हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स आए ना, या जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं, 1991 में। तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जब इंट्रोड्यूस हुए, उसके बाद जो बैंक्स आए एग्जिस्टेंस में, वो हैं न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और उस टाइम पर इंडिया किसके पास गया था? कौन सी 2 इंटरनेशनल संस्थाओं के पास लोन मांगने? शाबाश कुणाल, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। कितना लोन दिया था उन्होंने? क्या बात है श्रेय, याद हो गया, $7 मिलियन। कंडीशन लेकिन एक क्या रखी थी? हमें अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, है ना, और रिसोर्सेज वगैरह जहाँ से भी वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह से, स्पेशली अमेरिका से आएंगे, उनको अलाउ करना पड़ेगा, ड्यूटीज वगैरह हटाकर, कम कर कर। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था, कौन से साल का था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? अभी तक क्या पढ़ते हुए हैं हम लोग? 1969, 49। हाँ, कोई तो 9 हो ही जाएगा शायद। ठीक है, कोई बात नहीं, नया आया टॉपिक, कोई टेंशन वाली बात। एक बार में मैं भी नहीं सीखा था, ना कोई सीखता है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिविजन। आरबीआई एक्ट कौन सा था? 1934। उसका अमेंडमेंट कब हुआ? 2016, ऑन द बेसिस ऑफ एन एग्रीमेंट साइन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई इन 2015। एग्रीमेंट का नाम? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट चल रहा था 1949 का, इसका अमेंडमेंट हुआ 1993 में, ओके। आरबीआई एक्ट 2016, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1993 आ गया, एंड इट अलाउड द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इनटू द बैंकिंग फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। जैसे इंडियन प्राइवेट बैंक्स जो हैं उनके अंदर आते हैं बैंक्स लाइक HDFC, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है,
एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक। ओके, यस बैंक का रिसेंट इशू जानते हैं। 2020 में आरबीआई ने यस बैंक का कंट्रोल संभाल लिया, जिसके बैड लोन बढ़ते ही जा रहे थे। और बैड लोन का एक ग्रुप क्या होता है, वैसे भी आप जानते नहीं होंगे, लेकिन चलो, एनपीए सुना होगा आपने। क्या फुल फॉर्म होती है इसकी? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। काफी ज्यादा एनपीएस यस बैंक के बढ़ते जा रहे थे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बेसिकली वो होता है सरकार, बैंक के पास एसेट कौन से होते हैं? बैंक के एसेट किसको बोलते हैं? लोन को, राइट? लोन एसेट होता है बैंक के लिए कि नहीं होता है? क्यों होता है? यू विल गेट प्रिंसिपल अमाउंट बैक अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो बैड लोन क्या बन जाएगा? जब पर्सन ने अपना लोन अमाउंट, ये इंटरेस्ट तो छोड़ो, प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस नहीं कर रखा है बैंक को, कितने दिनों के लिए? 90 दिन से ज़्यादा के लिए। वो महीने नहीं होता, डेज में होता है एक्चुअली, ठीक है? और मैंने आपको लक्ष्मीकांत में चीज़ बताई है ना, महीने और डेज में ट्रैप मत होना कभी भी। 6 महीने इक्वल टू 180 डेज, यस और नो? नो, ठीक है? डिवाइड करते क्या 6 महीने को, देख कहाँ से रहे हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अ रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, जिसके अंतर्गत 7 इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग आरबीआई, इन्होंने येस बैंक को रिवाइव करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए लगाए। 12,000 करोड़, सबने मतलब थोड़ा 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 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। प्रशांत कुमार, जो कि एसबीआई के साथ काम करते थे और एसबीआई के अंडर काम करते थे, इनको अपॉइंट करा गया एज न्यू सीईओ ऑफ येस बैंक। ही वॉज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ठीक है, और वो कह रहा है कि आपकी सिर्फ रेफरेंस के लिए कि येस बैंक एज इंडियन प्राइवेट बैंक इट वॉज फाउंडेड बाय राणा कपूर एंड अशोक कपूर इन 2004। ठीक है, कपूरों ने लंका लगा दी डिपॉजिटर्स की। ठीक है, बैंकिंग हैबिट को बिगाड़ दिया श्रेय लोगों की कपूरों ने। उसके बाद बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स की। प्राइवेट सेक्टर, इनका मालिकाना हक किसके पास है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के पास ही है। लेकिन ये कहाँ के प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं? अदर कंट्रीज, इंडिया के बाहर, है ना। आरबीआई ने 2005 में अपना सबसे पहला डॉक्यूमेंट एक रिलीज करा, आरबीआई ने, कि फॉरेन बैंक्स अगर चाहें तो वो इंडिया में अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। यानी कि एक प्रकार से एक विंडो देती है उनको ओपन करके। ठीक है, जैसे नहीं होता कि ये दुकान पे लिखा रहता है दिस इज ओपनिंग सून, ये ब्रांड इंडिया में आ रहा है, या फिर कोई भी मतलब आपके गली मोहल्ले में दुकान होती है कोई भी चीज़ होती है, कमिंग सून ऐसा करके लिखा होता है। ऐसे ही इस डॉक्यूमेंट पेपर के अंदर ये सब चीज़ें लिखी हुई थी कि फॉरेन बैंक्स इंडिया के अंदर अब आप आ सकते हो, अप्लाई करो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साइकिल ये है। फॉरेन बैंक जो कि चाहते थे कि वो भारत में अपनी कोई ब्रांच खोल सके, तो दे नीड टू अप्लाई टू द आरबीआई, सारी डिटेल देकर उसको अबाउट देयर शेयर होल्डर्स फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब सारी चीज़ उनको बतानी पड़ेगी एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ ही सकते हो। आरबीआई जांच पड़ताल करेगा और सब कुछ देखेगा। जब आरबीआई सेटिस्फाई हो जाएगा, सब कुछ ठीक है, तो इनको अलाउ कर देगा। बड़े सारे जो फॉरेन बैंक्स थे, दे आर फोकस्ड ऑन ट्रेड फाइनेंस, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, होलसेल लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड ट्रेजरी सर्विसेज।
एग्जाम्पल क्या है प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स के? सिटी बैंक, HSBC, ड्यूट्स बैंक एंड अमेरिकन एक्सप्रेस। ये आपको ब्रांच, ये भी और ये भी, इनफैक्ट सारी मिल जाएंगी आपको ये कैनॉट प्लेस में, गुड़गांव नोएडा में भी हैं ये। रीजनल रूरल बैंक्स मुंबई में भी देखने को मिलेंगी आपको ब्रांचेस। बहुत सारी जगह पर होती है। मैं तो बस आपको एक बात बता रहा हूँ, इसका लिखने में लग जाना कि दिल्ली में कैनॉट प्लेस में है, गुड़गांव में है, उसमें है, नोएडा में, मुंबई में। एक बात बता रहा हूँ मैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जनरली आपको इनकी ब्रांचेस देखने को मिलती हैं। फिर बात करते हैं RRBs की, रीजनल रूरल बैंक्स की। तो एज द पर्पस ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वॉज नॉट दैट मच सर्व। क्या सोचा गया था कि सबको मर्ज करके सारी कंडीशन अच्छी हो जाएगी, लेकिन इतना भी कुछ अच्छा नहीं हो गया जितना सोचा गया था। तो साल 1975 में रीजनल रूरल बैंक का कंसेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा जाता है। RRBs को इस्टेब्लिश करा गया अंडर द प्रोविजंस ऑफ एन ऑर्डिनेंस जो कि पास हुआ था 1975 में, और एक उसके तहत आया आगे चलकर RRB एक्ट 1976। यानी कि शुरू में पार्लियामेंट्री एक्ट की सहायता से ये इस्टेब्लिश नहीं करा गया, ऑर्डिनेंस की मदद से करा गया। यानी कि सरकार ने किसको बोला होगा कि पार्लियामेंट के दोनों सेशन या एक सेशन अभी नहीं है, हाउस अभी सेशन में नहीं है, तो राष्ट्रपति को बोला गया कि एक ऑर्डिनेंस पास करके ये वाला काम कर दो। जब वो हाउसेस सेशन में आए तो आपको पता ना, जरूरी तो नहीं है कि ऑर्डिनेंस हमेशा मिट जाए। अगर दोनों हाउसेस को पास करते तो वो क्या बन जाता है? एक्ट, लॉ। तो RRB एक्ट अगले ही साल आ जाता है 1976 में, टू प्रोवाइड सफिशिएंट बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स। रीजनल रूरल बैंक जो थे वो सेटअप करे गए थे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ M. नारासिमन वर्किंग ग्रुप, इसकी रिकमेंडेशन पे। प्रेजेंटली हर एक रीजनल रूरल बैंक जो है इट इज ओन्ड बाय 3 एंटिटीज। सारे मतलब कोई भी एक रीजनल रूरल बैंक है उसका नाम है ABC, ये एक RRB है। XYZ ये एक RRB है। PQR ये एक RRB है। आपको इन 3 एंटिटीज का मालिकाना हक इनके अंदर देखने को मिलेगा साथ में। हर एक RRB में साथ में ये काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हिस्सेदारी है। कितनी प्रतिशत? 50% होती है सारे रीजनल रूरल बैंक में। फिर स्टेट गवर्नमेंट की होती है 15%, जिस भी स्टेट में वो लोकेट होते हैं। और स्पॉन्सर बैंक, रीजनल रूरल बैंक को ना कोई स्पॉन्सर करता है, कोई बैंक स्पॉन्सर करता है, उनकी हिस्सेदारी होती है 35%। अगर हम इसको ऑर्डर में लगाएं, रीजनल रूरल बैंक में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसकी? दूसरी किसकी? स्पॉन्सर बैंक्स। तीसरी किसकी? स्पॉन्सर बैंक्स नहीं होगा, वैसे हर एक RRB में एक बैंक स्पॉन्सर करेगा कुणाल, ठीक है। और दूसरी किसकी? तीसरी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट। यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होती है हिस्सेदारी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। सबसे कम किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। रीजनल रूरल बैंक्स भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं, क्योंकि हम इनके टाइप भी तो पढ़े हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के। हम यही तो पढ़ रहे हैं। भारत के अंदर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है उनका 5 डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे कैटेगराइजेशन होता है, उसमें से एक है रीजनल रूरल बैंक्स। ये रीजनल लेवल पर ऑपरेट करते हैं इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया।
एक राज्य में ज़रूरी नहीं है कि एक ही RRB हो, देयर कैन बी वन और मोर रीजन रूरल बैंक्स। RRBs के पास डिपॉजिट कैसे आता है? दे मोबाइलाइज डिपॉजिट प्राइमरीली फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। ये लोन भी प्रोवाइड करते हैं, एडवांसेस देते हैं, मोस्टली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, गाँव के अंदर जो कारीगर होते हैं वो, और दूसरे सेगमेंट्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। इनके पास फंडिंग सोर्सेज क्या क्या होते हैं? एक तो खुद के फंड होते हैं, डिपॉजिट जो लोगों ने करवाए होते हैं, नाबार्ड इनसे, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इनसे बोरो करता है। स्पॉन्सर बैंक्स, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है कि स्पॉन्सर करते हैं इनको वो बैंक्स, और दूसरे सोर्सेज इंक्लूडिंग सिडबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। रीजनल रूरल बैंक जो हैं इनकी सुपरविजन नाबार्ड करता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और इनको वही रेगुलेटरी नॉर्म्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखे होते हैं। यानी कि सुपरविजन का किसके द्वारा होता है? नाबार्ड के द्वारा। और रेगुलेटरी नॉर्म्स इनके लिए कौन प्रिस्क्राइब करता है? आरबीआई। 1 फरवरी 2021 तक ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जब हम पेपर देने बैठेंगे हमें पता लग जाएगी। 56 RRBs थे इंडिया के अंदर, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं यूपी में। गौरव याद रखना इसको। RRBs के कुछ एग्जांपल: पश्चिम बंगा ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीणा बैंक। रीजन के हिसाब से इनके नाम होते हैं जहाँ पर लोकेट होते हैं, सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारा जो पूरा का पूरा जो टॉपिक था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और उनके 5 प्रकार, 5 डिफरेंट कैटेगरीज: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइज्ड बैंक्स, इंडियन प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स, इसको हमने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट करा। अगले लेक्चर से हम लोग बात करेंगे कुछ नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की और कुछ अलग अदर कैटेगरीज ऑफ बैंक्स की। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।